कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले बयानों का घमासान। जो पार्टी का निर्देश हुआ है, आज तक हम सबने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है। राजस्थान से अध्यक्ष मिलने की चर्चाओं पर पायलट का बयान। और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा उस काम को हम लोग करेंगे। बोले जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर बीजेपी को भी घेरा। कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी अध्यक्ष बने हैं, उनको किसने वोट डाला, उन्होंने नामांकन कब भरा? पायलट का प्रहार, बीजेपी का पलटवार। मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, आप अपने पार्टी का और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रियाओं के ऊपर है, आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दिखाने छिपाने का खेल सारा, पायलट का क्या है इशारा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले बयानों पर घमासान जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत के इनकार करने के सवालों पर कहा, जो हाईकमान कहेगा वो निर्देश सब नेताओं को मानना होगा। राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, अध्यक्ष पद के लिए पार्टी से कोई भी नामांकन कर सकता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। प्राइम डिबेट में आज बहस इसी मुद्दे पर कि दिखाने छिपाने का खेल सारा, आखिर पायलट का क्या है इशारा। सबसे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लीजिए। सवाल नंबर 1, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए क्या सचमुच राजस्थान से कोई दावेदार है? अगर नहीं तो फिर दावेदार कहां है? सवाल नंबर 2, ये जो चुनाव प्रक्रिया है सिर्फ औपचारिकता है या लोकतांत्रिक व्यवस्था को यह परिलक्षित भी करती है? हालांकि आप बीजेपी या कांग्रेस दोनों में ही देख लें, कोई खास चुनाव प्रक्रिया से गुजरा हो ऐसा कुछ है नहीं। कभी संविधान में संशोधन कर दिया जाता है किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, जैसा बीजेपी में हुआ, या कभी कोई खड़ा ही नहीं होता, खड़ा होता है तो कार्रवाई हो जाती है, जैसा कांग्रेस में हुआ। बहरहाल सवाल नंबर 3 है, नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद आखिर पायलट की जिम्मेदारी क्या होगी? क्या जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा जाता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब मेरे साथ हैं, और आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम जी, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये पहले सीएम गहलोत साहब कह चुके हैं और अब सचिन पायलट भी कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आलाकमान ने अपने प्रवक्ताओं को भी जो हो रहा है वो दिखाया है, या जो दिखाया है वो हो नहीं रहा है? देखिए स्वप्निल जी, जो ये बात कही जाती है वो बार बार इसलिए कही जाती है कि जो पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी क्या करने वाली है, लोग क्या सोच रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, इसको अंदर पार्टी के लोग जानते हैं। बाहर बहुत कुछ चल रहा होता है जो लोगों में बातों में चल रहा होता है। तो लोगों को जो दिख रहा है, जैसे कई नेता हैं पार्टी छोड़ के गए, क्या क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अंदर जो है, वो जो अंदर रहने वाला व्यक्ति है उसको पता होती है। इसका अर्थ यही है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, कौन अध्यक्ष बन रहा है। लोगों ने तो कोई अध्यक्ष भी डिक्लेयर कर दिया, कहीं ये भी तय कर दिया कि साहब इस परिवार का ही अध्यक्ष बनता है। और यहाँ पे हम चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं, तो हमें क्या दिखाया गया से लेकर के इलेक्शन तक की डेट आ चुकी है। नहीं तो हमें क्या दिखाया गया? क्योंकि हमें देखने में लग रहा है कि सीएम गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में है, जबकि ये हमें दिखाया नहीं गया है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, जब चुनाव जब नहीं चल रहा है, हाँ। और तो भी अगर ये बातें चल रही हैं तो उसको क्या कह सकते हैं? अब चुनाव तो अब चालू हुए हैं, नॉमिनेशन की अभी ओपन इलेक्शन है, ओपन इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी है, प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, तो जो होगा वो सामने आ जाएगा। आज क्या कह सकते हैं? आज मुझे नहीं पता कौन चुनाव लड़ने वाला है। आज कोई ये कैसे दावा कर सकता है कि फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? अभी कई नेशनल देखिए हमारे केरल के नेता हैं, उनके लिए छाप दिया कि ये अध्यक्ष बनना चाहते हैं। चल रहा है अभी क्रिकेट का एशिया कप चल रहा है, जीत के प्रबल दावेदारों की दौड़ में कुछ नाम होते हैं, है ना? अब वैसे ही वर्ल्ड कप होता है तो लोग अपनी अपनी तरफ से कयास लगाते हैं कि भाई ये नाम दौड़ में है। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ नाम दौड़ में होते हैं, मंत्रिमंडल का गठन होता है तब कुछ नाम दौड़ में होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अगर कुछ नाम दौड़ में हो तो इसमें बुराई क्या है?
लेकिन अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। जितना सही है उतना ही सही है कि कहीं आग लगने से पहले क्या इतना धुआं निकलता है, ये बात भी उतनी ही सही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बता देता हूं। देखने में ऐसा लग रहा है कि नाम तो दौड़ में है, बस वो जाना नहीं चाह रहा। देखिए स्वप्निल जी, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में व्यक्ति तय करता है कि उसको लड़ना है या नहीं लड़ना है। अब कौन लड़ेगा, कितने लोग लड़ेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। पहले भी यहाँ कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुए हैं, 22 साल पहले भी हुए थे, उससे पहले सीताराम केसरी थे तब भी चुनाव हुए। कौन पहले से तय थोड़ा ना कर सकता है कैंडिडेट, कोई दूसरा व्यक्ति। मैं तय नहीं कर सकता कि कौन कैंडिडेट होगा, तो मैं यही बात कह रहा हूं। तो इसमें तय जो व्यक्ति खुद लड़ेंगे वही तय करेंगे, और कौन उस रेस में शामिल होगा, कौन चुनाव में शामिल होगा, ये आज मैं नहीं बता सकता, ना अन्य कोई व्यक्ति बता सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी एक नेचुरल पसंद कौन है। तो अभी स्थितियां ये हैं कि कई तरह से परसेप्शन बनाए जाते हैं। कुछ लोग ये कहना चालू कर देते हैं कि कांग्रेस में तो ऐसा ही होगा, चुनाव होने लग गए तो बोले कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। नहीं, चुनाव तो देखिए पहले भी हुए हैं, तो वो चीज है। चुनाव तो पहले भी हुए हैं, एकमात्र नॉमिनेशन के साथ मतदान की स्थितियां नहीं बन पाई। अगर किसी ने अपना नॉमिनेशन किया तो उसे बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया, ये भी हमने देखा। इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। लेकिन ठीक है, मैं अब आगे भी आपके पास आऊंगा। मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मित्तल साहब, मैंने आज के दिन से पहले तक सचिन पायलट को जब भी बोलते देखा, डायरेक्ट बोलते देखा है। ये जादूगर वाली भाषा जो सीएम गहलोत बोलते हैं, वो पहली बार मैंने सचिन पायलट को बोलते देखा है। आप देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा को उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। एक तरह से देखें तो उन्होंने क्राइम पर रूटीन डायलॉग नहीं बोला, जो कायदे से एथिकली लोकतांत्रिक सरकार को कहना चाहिए, वैसा बयान दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि एक वक्त था जब मैंने सुना, आला कमान ने जो कहा, अब किसी और की भी बारी है तो उसे सुनना चाहिए। लब्बो आप तो यही है ना? स्वप्निल, जो आपका सवाल है वो मुझे लगता है कि राजनीति का बहुत सूझबूझ भरा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आपने मुझसे मांगा है, तो मैं ये बताना आपको चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट ने अब वो सारे तौर तरीके सीख लिए राजनीति के, जिनका इस्तेमाल अब तक अशोक गहलोत साहब करते रहे। इन्हीं हथियारों से अशोक गहलोत साहब ने उनको दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया। और जिस तरीके से हमने देखा कि 2 साल पहले क्या हुआ कि जो क्या नाम से सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो सीधे धरातल पे आ गए और सिर्फ विधायक रह गए। तो मुझे लगता है कि वही जो रणनीति अशोक गहलोत साहब ने अपनाई, वही रणनीति अपने आ रही। इसीलिए आज उन्होंने कहा जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरी बात उन्होंने अशोक गहलोत साहब को केंद्रित करते हुए कही है। तो आपके सवाल का जवाब तो मेरा ये है कि उन्होंने अशोक गहलोत साहब के तौर तरीके सीख लिए, इस तरह की वो जो जादूगर की जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने देखा, पहले भी हमने डिबेट की, पिछले मुश्किल से 1 सप्ताह पहले तक ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी तैयार नहीं हो रहे अध्यक्ष पद के लिए, यदि राहुल गांधी तैयार हो जाए तो अभी उनको अध्यक्ष बना दें। हमने देखा क्या नाम से अशोक गहलोत साहब ने कितना कहा कि नहीं, राहुल गांधी अध्यक्ष हो सकते हैं, और राहुल गांधी के अलावा यदि किसी को अध्यक्ष बनाया तो बहुत सारे लोग घर बैठ जाएंगे। तो इससे जाहिर हो रहा था कि कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं होगा और राहुल गांधी के यहां भरते ही उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जब राहुल गांधी की सहमति का इंतजार किया जा रहा था, तभी अचानक क्या नाम से चुनाव की घोषणा कर दी। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव की जब प्रक्रिया आपने घोषित कर दी, लेकिन अभी तक आपने मतदाता सूची नहीं डिक्लेयर की है, कौन इसमें मतदान में भाग लेगा। कहा जा रहा है कि 9000 मतदाता होंगे, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो होंगे, और क्या नाम से देश भर के अंदर 4100 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 9000 से ज्यादा बताया जा रहा है कि क्या नाम से इस तरह के डेलीगेट्स तैयार होंगे। लेकिन वो डेलीगेट्स होंगे कौन से, उसका नहीं पता। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि जिला स्तर की कमेटियां, ब्लॉक स्तर की कमेटियां भंग पड़ी हुई हैं। जब ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की कमेटियां भंग पड़ी हुई हैं, तो फिर वो जो प्रदेश प्रतिनिधि बनेंगे उनकी सूची कहां है। तो ये सारी चीजें हैं, आने वाले समय में हमको देखने को पता चलेगी। और जिस तरीके से आज सचिन पायलट साहब ने कहा, उन्होंने जो कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव का है, उसके बजाय उन्होंने इस बात का फोकस किया कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कभी यही नहीं देखा। इसीलिए मैंने कहा इतनी सदी हुई भाषा, इनडायरेक्ट भाषा और सियासी भाषा सचिन पायलट को मैंने पहली बार बोलते देखा है। उन्होंने कई बातें तो वही कही जो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल चुके हैं।
उन्होंने, देखिए अब आप मीडिया की खबरों या अफवाहों पर न जाओ, ये सारी बातें हाल ही में सीएम गहलोत भी बोल रहे हैं और सचिन पायलट भी बोल रहे हैं, और इसलिए आज चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। मैं एक बार जाना चाहता हूं बीजेपी के पास, आशीष चतुर्वेदी जी। मैं ठीक है, आप हमेशा से ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस में एक ही परिवार का अधिकार है, कांग्रेस पर एक ही परिवार का अधिकार है, वो उनका आंतरिक लोकतंत्र। अब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका आंतरिक लोकतंत्र। मेरा सवाल यह है कि लोकतंत्र की डेफिनेशन में दरअसल वो प्रक्रिया सचमुच कितनी लोकतांत्रिक है, ये सचिन पायलट ही नहीं, अब तो सभी जानना चाहते हैं। देखिए स्वप्निल जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर है। हमारा बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी प्रतिनिधियों का बड़ा ही ढंग से चयन होता है, और कभी भी आपको इस तरह से कोई विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारा जो मूल आधार है वो संगठन है। अभी स्वप्निल जी, आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या कांग्रेस में जो चुनाव है वो महज एक औपचारिकता है। आप देख लीजिए जिस तरह की भाषा सचिन पायलट जी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लग रहा है ना कि आलाकमान ने एक निर्देश दिया है, उस निर्देश की पालना करनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि आप मेरा सवाल, चुनाव या तो आप मेरा सवाल लेना नहीं चाह रहे, आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। मेरा तो बहुत सीधा सा सवाल है कि मैं सवाल भी समझ रहा हूं। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव ज्यादा लोकतांत्रिक है, अगर है तो कैसे है ये समझाइए। निश्चित रूप से चुनाव हो रहा है ना। अरे भाई स्वप्निल जी, हमारे यहाँ हर बार चुनाव होता है। हाँ? वो अलग बात है कि चुनाव में दावेदार एक होता है, सर्वसम्मति से फैसला हो रहा है, वो अलग बात। चुनाव तो हो रहा है, बाकायदा प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। तो अभी मैं मित्तल साहब को भी सुन रहा था, मित्तल साहब कह रहे थे भाई आपके प्रतिनिधि कहाँ हैं, आपके जो ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधि उनका कोई लिस्ट नहीं है, जो पीसीसी डेलीगेट्स है उनकी कोई लिस्ट नहीं है, तो फिर आप चुनाव किस आधार पर कर रहे हैं। और स्वप्निल जी, आपने दूसरा प्रश्न पूछा था यहाँ पे जब आपने डिबेट की थी कि भाई जिस व्यक्ति को दिल्ली भेजा जा रहा है वो जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है, तो हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो 14 साल मुख्यमंत्री रहा है, और हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि भाई अगर वो दिल्ली जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली फैसले तो गांधी परिवार ही लेगा, वो तो एक कठपुतली साबित होंगे, और जो फैसले लिए जाएंगे उनको लागू किया जाएगा। नहीं, अभी बात मेरी कंप्लीट नहीं है, मेरी बात जब अगर कुछ मैचिंग चीजें मिल जाएंगी तो मुझे भी बीच में बोलने का अधिकार दीजिए प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे अंतिम डिसीजन गांधी परिवार का है कांग्रेस में, आपके यहां लंबे वक्त तक ये माना जाता था कि अंतिम डिसीजन आरएसएस का है। अब मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंस यहां पर कोट कर रहा हूं। राजनाथ सिंह जब बीजेपी अध्यक्ष बने थे, उस वक्त चर्चाएं जोरों पर थी कि नितिन गडकरी को दूसरी पारी खेलने को मिल सकती है, इसीलिए तो संविधान में संशोधन था ना, फिर उसमें वो लोकतांत्रिक चुनाव वाली स्थिति कहां है, नहीं है ना। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो सर्वसम्मति से तय करता है, और ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। हमारी पार्टी की व्यवस्था है, हमारा स्ट्रक्चर अलग है। अब आप कांग्रेस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कांग्रेस में तो कोई संगठन ही नहीं है, इनका संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल शून्य हो चुका है, चरमरा चुका है। अब जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा था ना स्वप्निल जी, मेरी बात यह है कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि अशोक गहलोत जी दिल्ली जाएंगे, कठपुतली अध्यक्ष होंगे, और उनको राहुल गांधी जी की बातों के जो फैसले होंगे उनको लागू करवाना होगा। आप देखिए जब से गुलाम नबी आजाद जी का पत्र आया, स्थिति तो और बदतर हो गई है। मतलब उनको राहुल गांधी जी के फैसलों को लागू नहीं करना होगा, उनके राहुल गांधी जी के जो स्टाफ है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनके फैसलों को लागू करवाना पड़ेगा। आप देखिए एक व्यक्ति जो 50 साल से राजनीति में है, 14 साल मुख्यमंत्री रहा है, उसकी आप दुर्गति करने के लिए लेके जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हैं तो ये कई लोगों को एक डायरेक्ट मैसेज होगा कि कड़े निर्णयों के लिए तैयार रहो। और सबसे खास बात यह है कि अशोक गहलोत कड़े निर्णय लेने के लिए जाने भी जाते हैं, कम से कम सियासत में। यह बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हमने देखा है। इससे हो सकता है कि कुछ लोग उसमें असहज हो जाएं पार्टी के अंदर। लेकिन स्वर्णिम जी, एक बार फिर आपको इस डिबेट में आना चाहिए। स्वर्णिम जी, मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूं, आप ये कहते हैं जो भी चाहे नॉमिनेशन कर सकता है। अब जो भी चाहे वो नॉमिनेशन अगर कर दे तो फिर वो कार्रवाई का शिकार क्यों बनता है? शहजाद पूनावाला वो कहते हैं आपके यहाँ इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। क्या गलत कह रहे हैं वो? एक ने नॉमिनेट किया था ना, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुनिए, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ स्पष्ट। देखिए, शहजाद पूनावाला का आप नाम ले रहे हैं, वो आज कहाँ प्रवक्ता है ये सब जानते हैं, किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उनकी बात क्या मिला इसलिए तो वहां गए? नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप किसी को बाहर निकाल दे, वो कहीं जाए ही नहीं।
नहीं नहीं, वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं, बाहर निकल करके अपनी इच्छा से भी जा सकते हैं, हम ना निकालें तो भी जा सकते हैं। गए ना गुलाम नबी आजाद, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की बहुत तारीफ कर रहे हैं आजकल। अभी 3 साल पहले तक जब लोकसभा में विपक्ष के नेता थे तो नहीं करते थे, बुराई भी करते थे, आज कर रहे हैं तारीफ। खैर, अब मैं दूसरी आपके प्रश्न पर आता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आप कह रहे हैं ना चुनाव तो आपने अगर ध्यान करेंगे तो अभी कुछ साल पहले भी हो चुका है। यहाँ पे सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, सीताराम केसरी के चुनाव लड़ चुके हैं, उससे पहले भी चुनाव हो चुके हैं, बड़े बड़े नेता आपस में चुनाव लड़ चुके हैं और हमने तो डेट डिक्लेयर की है। आप कभी कोई एक याद करिए, आप स्वप्निल जी अपन सब यहाँ बैठे हैं, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना ये बड़ा अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम अलग हैं, हमें मालूम है आप अलग हैं। कभी आपने नॉमिनेशन की डेट सुनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए? कभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन की डेट सुनी? भारतीय जनता पार्टी में नहीं सुनी, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारे अलग बात है कि एक आदमी वो हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, तो कभी इलेक्शन होते ही नहीं है। यहाँ इलेक्शन हो रहा है, अब हो रहा है तो भी समस्या है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बड़ी अजीब स्थिति नहीं है कि सोनिया गांधी 1998 से जब अध्यक्ष पद पर रही, उस दौरान बीजेपी में 8 अध्यक्ष बने। देखने में तो लग रहा है ना कि भाई मतदान की स्थिति आई। सोनिया गांधी के अगेंस्ट भी एक शख्स ने खड़े होने की कोशिश की थी, उनका भी हश्र क्या हुआ था? मना लिया था, हड़काया गया था, क्या हुआ था उनके साथ? क्या हुआ था स्वर्णिम जी, याद दिलाइए ना, जब इतना याद दिला रहे हैं तो। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात करने की बजाय कांग्रेस में कौन पदाधिकारी बनता है इसकी बजाय अगर आप ये याद करेंगे कि 1990 के बाद से कांग्रेस की 3 बार बहुमत की सरकार भी बनी है। ना राहुल गांधी ना सोनिया गांधी, जनता के बेहद चाहने के बावजूद, हमारे बेहद चाहने के बावजूद, कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के बेहद चाहने के बावजूद नहीं बने प्रधानमंत्री, तो नहीं बने। अरे पर सरकार में शामिल नहीं हुए, तो ये देखिए ना, ये चीज आपको देखनी जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने कोशिश की थी सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की, क्या हुआ था? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दरवाजे बंद मिले थे। अगर लोकतांत्रिक है तो फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दरवाजे बंद क्यों थे उनके लिए? देखिए, मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूं, चुनाव तो लड़े ही थे ना उन्होंने, चुनाव लड़े जब भी तो गए होंगे कहीं पे, चुनाव लड़ा, चुनाव हारे, उसके बाद भी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से टिकट मिला, उनका बेटा जो है कांग्रेस से सांसद बना, केंद्रीय मंत्री बना। कोई ऐसा नहीं होता है। ये सब जो आपने कहा ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, मैंने कह रहे थे आप, गहलोत साहब ने कहा और पायलट साहब ने कहा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो कहा वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो दिखाना चाहती है कि उनके यहाँ लोकतंत्र है, तो उनका लोकतंत्र दिखता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ लोकतंत्र होता नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र लेकिन अब देखिए, फिर मैं बताऊं, अगर एक कमेटी बैठ रही है और वही डिसाइड कर रही है और आपके यहाँ बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, कम से कम वहां बहुमत की तो स्थिति है, बहुमत के हिसाब से तो फैसला हो रहा है, तो देखने में तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा लोकतंत्र आपसे बेहतर है। आशीष जी, निश्चित रूप से देखिए स्वप्निल जी, पिछले 24 साल से कांग्रेस में कोई चुनाव हुआ नहीं है, एक ही परिवार का कब्जा बना हुआ है। कोई व्यक्ति अगर उसके खिलाफ बोलता है तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, तो ये तो इनकी परंपरा है। और अभी स्वर्णिम जी बोल रहे थे कि हम जो बहुमत की सरकार है, आप देखिए 1984 के बाद से तो इनका कोई बहुमत आया ही नहीं है केंद्र में। कौन सी आपने सरकार बना ली? आप देखिए 91 में आप देखिए बहुमत आया नहीं है आपके पास 2004 में बहुमत नहीं था, आपके पास 2009 में बहुमत नहीं था। आपने बहुत सारे दलों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध के आश्रय आपने सरकार बनाई है। और हमको देखिए बहुत सारी चर्चाएं आज करनी चाहिए। सचिन पायलट जी के बयान की हम चर्चा कर रहे हैं, बताइए ना कि आपके यहाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति क्यों है? क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है कि बाहर से देख के या तो समझ ना पाए या फिर सिर्फ इतना ही समझ पाए कि बहुमत में हो गया, एक मत में हो गया? नहीं, कम से कम एक बार तो मतदान की है ही नहीं। मुझे बताइए, मतदान की स्थिति का ना होना क्या है? अच्छा, दूसरा उनके गांधी परिवार तो आपके आरएसएस लंबे वक्तों तक तो यही था ना। स्वप्निल जी, मुझे आप बताइए, आप भी बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, बकायदा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, बकायदा वोटिंग लिस्ट जारी होती है कि भाई प्रदेश से ये लोग यहाँ पे वोट करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उनमें से अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स का अगर कॉन्फिडेंस हासिल करता है तो वो प्रस्ताव भर सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना क्या कि भारतीय जनता पार्टी में कभी चुनाव हो रहे हैं? हम तो कह रहे हैं होना चाहिए, हमने नहीं सुना, यही तो आश्चर्य की विकल्प बात दे रहे हैं। लोकतंत्र क्या? अरे स्वप्निल जी, विकल्प दे रहे हो नहीं रहे ना, इसका मतलब सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अनुशासन से बंधे हुए हैं। जो पार्टी का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपकी तरह सिर फटोवल नहीं हो रही है, आपकी तरह सिर फटोवल नहीं कर रहे हैं जैसा पहले भी हुआ है, और पार्टी से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। अरे भाई, आपको समझना पड़ेगा ना कि हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है उसको सब स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। मित्तल साहब,
अब देखिए मसला यह है कि किसके यहां लोकतंत्र ज्यादा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को लेकर। अगर मैं थोड़ा सा डिविएट होने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा लेफ्ट में ज्यादा है, वहां पर स्थितियां समझ में आती हैं। बाकी जगह चुनाव से ज्यादा दिखावा है, कम शब्दों में, मेरी समझ में। आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए स्वप्निल, चुनाव तो देखो हम देखते हैं कि बसपा में भी होते हैं, समाजवादी पार्टी में भी होते हैं, टीएमसी में भी होते हैं, चुनाव तो वहां भी होता है, वहां भी क्या नाम से चुना जाता है। लेकिन चूंकि अभी हम राजनीति में कांग्रेस के चुनाव की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के चुनाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र, अपना चुनाव का प्रक्रिया जारी कर दी है उन्होंने, इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में माना जा रहा था कि या तो राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे या अशोक गहलोत साहब अध्यक्ष होंगे। लेकिन अब जब चुनाव की प्रक्रिया घोषित हो गई है तो आप ये देखिए कि क्या नाम से और भी लोग लीडर बीच में आ गए जो ये कह सकते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज जैसे शशि थरूर साहब की ओर से भी कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात की भी संकेत दी है कि वो भी क्या नाम से चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि आजाद साहब के घर पे कल जो बैठक हुई उसमें आनंद शर्मा मौजूद रहे, उसमें पृथ्वीराज चौहान मौजूद रहे, तो ये भूपेंद्र हुड्डा उसमें मौजूद रहे। तो अब मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की स्थितियां हैं भूपेंद्र हुड्डा, शशि थरूर और जो नाम आप ले रहे हैं उनसे सीएम गहलोत की अदावत छिपी हुई थोड़ी ना है। नहीं, मैं सवाल नहीं सुन पाया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे शशि थरूर हुए, आनंद शर्मा हुए या भूपेंद्र हुड्डा है, वो कोई खास सहज स्थिति में हो सीएम गहलोत को लेकर, ऐसी स्थिति थोड़ी ना है। खासकर शशि थरूर से अदावत कोई पुरानी बात तो है नहीं, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि ये लोग नामांकन दाखिल करते हैं या ये जो जैसे अपन ये कहें कि जी समूह असंतोष गुटों का जो G23 है उसकी हम बात करें, उन्होंने यदि सर्वसम्मति से राहुल गांधी के सामने या अशोक गहलोत के सामने कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो फिर कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? तो फिर सेफ रास्ता क्या है वो भी तो सोचा जा ही रहा होगा साथ ही साथ। चलिए स्वर्णिम जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, स्वर्णिम जी मुझे एक बात बताइए। मैंने कई बार इस बात को कहा है, क्रेडेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहने का मतलब कि आपने अपनी फील्ड में कितना कम खोकर कितना पाया है, यही नेता के लिए सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड होता है। और उसमें सीएम गहलोत ब्राइट कलर से पास होते हैं। मतलब जो पहले नहीं 70-80 के दशक में कहा जाता था फर्स्ट क्लास फर्स्ट, संगठन चलाने, रणनीतियां बनाने में, वैसा राहुल गांधी का उतना ब्राइट रिपोर्ट कार्ड है नहीं। फिर भी आपकी मजबूरी राहुल गांधी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मिलकर कह देती हैं कि अशोक जी आप आ जाइए, आप ही संभाल सकते हैं दिल्ली, तब भी ये दिख तो नहीं रहा ना कि अशोक गहलोत इंटरेस्टेड हो। वो दिख ऐसा रहा है कि वो इंटरेस्टेड इस बात में कि राजस्थान में रहना है और सचिन पायलट को किनारे पर रखना है। देखिए स्वप्निल जी, मैंने आपको क्या कहा, अभी आपको जब चुनाव की प्रक्रिया ही प्रारंभ हो गई है, और ये चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ। काफी लंबे समय से जिसको आपने G23 की संज्ञा दे रखी है, वो मांग करते आ रहे थे। उदयपुर कन्वेंशन हुआ, उदयपुर कन्वेंशन में हमारे तय हुआ संगठन चुनाव की सारी प्रक्रिया, नीचे से लेकर के ऊपर तक चुनाव हुआ। अब चुनाव लड़ने में कौन चुनाव लड़ेगा ना लड़ेगा ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव लड़ने वाला ही तय करेगा खुद। दूसरी चीज यह है कि आप जो कह रहे हैं कि भाई कौन तय करेगा, या सोनिया जी, राहुल जी ये तय करें कि आप चुनाव लड़ लीजिए या नहीं लड़ लीजिए, तो अब जब चुनाव लड़ना है, क्योंकि यहाँ नॉमिनेशन नहीं होना, जो भी इलेक्ट होगा वो चुनाव के जरिए ही आना है। इसमें कोई भी आ सकता है चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ करके अपनी जो है देख सकता है कि भाई मैं चुनाव में कांग्रेस पार्टी में कितना आगे बढ़ता हूं। तो वो खुला अब इलेक्शन है, खुले इलेक्शन में सबको मौका है, चाहे वो किसी भी G23, G20 या G19 जो भी अब रह गया है उनके लोगों को भी मौका है और बाकियों को भी है। तो इसमें अब ये कहना कि फलाना व्यक्ति कहे तो चुनाव लड़ें, या वो चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते, तो ये नहीं है स्थिति। चुनाव में तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता वो ही चुनाव लड़ेगा, ना इसमें भारतीय जनता पार्टी की दखलंदाजी है ना किसी और की दखलंदाजी है। ठीक है। अब एक सवाल और मैं लेना चाहता हूं आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, कई बार हमने कांग्रेस को सुना है कि देश चाहता है और देश भर में फैले कार्यकर्ता चाहते हैं कि फलाने व्यक्ति को पार्टी की कमान मिले। यह कांग्रेस की तरफ से कई बार सुनने को मिल जाता है।
अलग अलग काल में अलग अलग नाम यहां पर हो जाते हैं, इसलिए मैंने फलाने शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति नहीं है। कभी यह सुनने में नहीं आया कि देश भर के कार्यकर्ता चाहते हैं, एक वक्त मनोहर पर्रिकर को मान लीजिए, नाम ले लूं, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, वो नहीं बन पाए। ऐसे ही कार्यकर्ता चाह रहे थे किसी और को, या कार्यकर्ता चाह भी रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं चल पाता। तो ऐसी स्थिति में ये तो एक क्लोज सर्किट में लिया हुआ निर्णय ज्यादा नहीं दिखता है आपको अपनी पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ना, उसका कोई सार्थक मुझे पहल समझ में आ नहीं रही कि आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जब मैंने कहा कि पूरा संगठन आधारित पार्टी है और हम फैसलों को जो लेते हैं उसको सर्वसम्मति से लागू करवाया जाता है और लागू किया जाता है और सब उसको सहज स्वीकार कर रहे हैं। ये जो स्थिति इनके यहाँ पर है नहीं। आप देखिए, तो अच्छा सेंटेंस है कि सर्वसम्मति से लागू करवाया जाता है। नहीं, सर्वसम्मति से लागू भी करवाया जा रहा है और उसको सहज स्वीकार भी किया जा रहा है। ये तो एनफोर्स करना हुआ ना। हो रही है, मुझे बताइए, कहीं विरोध हो नहीं रहा है। कैसे होगा? अगर आप एनफोर्स कर रहे हैं तो विरोध बताइए। अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी आप देखिए कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस में बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अगर हम उस लीग को देखें तो सुभाष चंद्र बोस से लेकर के मदन मोहन मालवीय लेकर के राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये रहे हैं। तो अगर अशोक गहलोत जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या उनको दिल्ली नहीं जाना चाहिए? निश्चित रूप से दिल्ली जाना चाहिए उनको, अगर सेवा करने का मौका मिल रहा है तो। अरे क्यों नहीं जाना चाहते? इस पे चर्चा कीजिए ना स्वप्निल जी। कांग्रेस में आप जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, प्लीज आप लोग मेरा, जब आपने इतनी देर साथ दिया ही है, ये रूटीन से हटकर एक डिबेट थी, कोई चिल्लपो नहीं हुई है, तो लास्ट में आके उसी पर आने की हमें जरूरत भी नहीं है। मैं मित्तल साहब लास्ट सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं। मेरा लास्ट सवाल यही है कि आपको क्या लग रहा है चीज किस तरफ जा रही है, मतलब कम से कम कांग्रेस में? क्योंकि कुछ चीजें देखने में लग रहा है, एक वक्त का वादा, एक वक्त का इरादा, इस वक्त के इरादे और पुराने वादे, ये सारी चीजें अभी देखने में संकेत तो दे रही है, लेकिन क्या चीजें उस तरफ जा रही है? देखिए स्वप्निल, ये जो मतलब आशीष चतुर्वेदी जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ बात दी। इन्होंने कहा कि क्या नाम अशोक गहलोत साहब को जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दिल्ली क्यों नहीं जाता है? अरे भाई, अशोक गहलोत साहब को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उनको दिल्ली भेजना चाहते हो, राजस्थान में आप क्या करोगे ये जग जाहिर है। तो इसलिए आप तो चाहते हो कि अशोक गहलोत साहब दिल्ली चले जाएं, वो तो अशोक गहलोत साहब खुद ही नहीं जाना चाहते हैं। और स्वर्णिम चतुर्वेदी ने जो बात कही है, मैं उस संबंध में कहता हूं कि आप चुनाव कराइए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन कम से कम मतदाता सूची तो जारी हो, ताकि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो ये देखें कि मतदाता कौन से हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।